देखो बच्चों, आज हम लोग स्पम्स के बारे में लेंगे। तो आज हम लोग स्पम्स के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल्स में। तो स्पम्स को हम हिंदी में कहते हैं शुक्राणु कहते हैं। और ये टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। तो ये टॉपिक किसका है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। तो आज हम लोग स्पम्स के बारे में या शुक्राणु के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जितना भी आपके सिलेबस में है तो वो सब कुछ हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए स्पम्स क्या है। स्पम्स जो है वो एक मेल गैमिट, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो स्पर्म है वो क्या है? स्पर्म क्या है? ये एक मेल क्या है? सीड। तो जो स्पर्म है वो मेल गैमिट है, या कहें कि जो स्पर्म है वो पुरुष का क्या है? सीड है। क्या है? सीड है। तो जैसे हर पौधा एक बीज पैदा करता है, तो ऐसे ही आदमी भी और मेल भी एक बीज पैदा करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं। तो स्पर्म क्या है? मेल सीड है, या हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म है वो मेल गैमेट है। दूसरी बात क्या होता है कि जो स्पर्म है वो एक क्या है? सेल है, और जिसका नेचर कैसा है? ये क्या है? हैप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड इन नेचर। तो क्या मतलब है कि जो स्पर्म है वो एक सेल है, स्पर्म एक कोशिका है, और जो हैप्लॉइड इन क्या है? नेचर है। इसका मतलब ये है कि जो स्पर्म के अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर सिर्फ कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्पर्म्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो नॉर्मल सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 होते हैं। तो जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं जिस सेल में, उस सेल को हम लोग कहते हैं डिप्लॉइड सेल कहते हैं। तो डिप्लॉइड सेल कहते हैं। तो डिप्लॉइड सेल वो सेल होती है जिसमें ज्यों के त्यों क्रोमोसोम्स होते हैं। जितने नॉर्मल क्रोमोसोम्स उस प्रजाति में है उतने ही होने चाहिए। ऐसी सेल को हम लोग डिप्लॉइड सेल कहते हैं। तो यहाँ पर 46 है, तो 46 के यदि पेयर बनाए तो 2 पेयर हो गए। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जिन सेल में, उन सेल को हम लोग डिप्लॉइड सेल कहते हैं। तो यदि इसके सेट बनाए तो कितने बनेंगे? 23 क्रोमोसोम्स के बनेंगे। तो इसीलिए जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 क्रोमोसोम होने की वजह से ये सेल जो है वो कैसी हो गई? हैप्लॉइड इन नेचर हो गई। हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल सेल हैं उनकी उपेक्षा इसके अंदर आधे क्रोमोसोम्स हैं, या कहीं इसके अंदर आधे या हाफ क्रोमोसोम्स हैं। तो आते हैं यहां पर। तो स्पर्म्स क्या है? पुरुष का गैमेट है। स्पर्म जो है, जो शुक्राणु है, वो पुरुष के क्या है? सीड है, मेल सीड है। स्पर्म जो एक सेल है जो हैप्लॉइड इन क्या होती है? नेचर होती है। फिर दूसरी बात क्या होती है? जो स्पर्म होता है, जो शुक्राणु होते हैं, यदि इनकी लंबाई देखें तो ये 60 माइक्रोमीटर के होते हैं। ये 60 माइक्रोन मीटर के होते हैं। और 60 माइक्रोन मीटर जो है वो इतना छोटा होता है कि इसको नॉर्मल आंख से या नॉर्मल आई से देखा नहीं जा सकता है। तो फिर इसको देखने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी सीन, या कहें आगे तो ये 60 माइक्रोन क्या है? इसका साइज है।
60 माइक्रोन मीटर जो है स्पर्म का साइज होता है, शुक्राणु का साइज होता है, और 60 माइक्रोन मीटर इतना छोटा होता है कि इसको नॉर्मल आंख से देखा नहीं जा सकता है। फिर दूसरी बात क्या है कि जो स्पर्म है इसको सीन करा जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, अंडर माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है। तो अंडर माइक्रोस्कोप देखा जा सकता है। तो यदि आप लोगों को स्पर्म को देखना है या शुक्राणु को देखना है तो आप इसको नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते हैं। तो आपको इसे देखना है तो आप इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, या कहें कि आप इसको सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। तो नॉर्मल आंख से दिखाई नहीं दे सकता है क्योंकि 60 माइक्रोन मीटर बहुत छोटा साइज होता है। फिर दूसरी बात क्या है कि जो पुरुष है, जो मेल है, जो क्या है, मेल है, जो मेल है, जब वो कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट करता है, जब पुरुष कभी भी सेक्सुअल कांटेक्ट करता है या कहीं कोइटस करता है या फिर मैस्टरबेशन करता है, तो जब भी कभी पुरुष या मेल सेक्सुअल कांटेक्ट करेगा या बोले कोइटस करेगा या मैस्टरबेशन करेगा, तो उस वक्त वो क्या करेगा, उसका जो पेनिस है, तो जैसे ही मेल ने सेक्सुअल कांटेक्ट करा या मैस्टरबेशन करा तो उस वक्त वो लिक्विड को इजैकुलेट करेगा। एक लिक्विड को इजैकुलेट करेगा तो हम उस लिक्विड को सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सीमन कहते हैं। तो सीमन क्या हुआ? इजैक्यूलेट हो गया। तो सीमन इजैकुलेट करता है। तो अधिकतर जो लोग बोलते हैं या बच्चे बोलते हैं कि मैंने स्पर्म इजैकुलेट करे हैं, तो आपने स्पर्म तो इजैकुलेट करे हैं, बट वो जो लिक्विड निकला है वो स्पर्म नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है? सीमन कहलाता है। इस सीमन के अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट है। इस सीमन के अंदर क्या है? स्पर्म्स प्रेजेंट है। और इस सीमन में या कहीं सीमन के अंदर जो सीमन है, इस सीमन में 90% तो करीबन क्या होता है? फ्लूइड होते हैं। क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं। 90% फ्लूइड होता है और इसमें 10% के करीबन क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं। और इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं क्या? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। तो जैसे ही मेल ने सेक्सुअल कांटेक्ट करा, कोइटस करा, यौन संबंध बनाया या मैस्टरबेशन करा, तो उस वक्त उसके अंदर से लिक्विड इजैकुलेट हो जाएगा या कहीं उसके पेनिस से लिक्विड निकल जाएगा। तो जो पेनिस से लिक्विड निकलेगा तो उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। अब बच्चे बोलते हैं कि स्पर्म निकला है, तो साहब वो स्पर्म नहीं होता है, वो सीमन होता है। उस सीमन के अंदर स्पर्म्स तो प्रेजेंट होता है। उस सीमन के अंदर स्पर्म क्या होती है? सेल्स होती हैं। तो यदि देखें जो वो निकला है, वो जो लिक्विड निकला है पेनिस से इजैकुलेशन के टाइम या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के टाइम, तो उस सीमन के अंदर 90% फ्लूइड होता है जिसको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, और उसके अंदर 10% स्पर्म सेल होती हैं। क्या होती है? 10% स्पर्म सेल्स होती हैं। तो उसके अंदर 10% स्पर्म सेल्स होती हैं। तो 10% स्पर्म सेल है और 90% उसमें फ्लूइड है जिसको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए जो स्पर्म है, जो क्या है? स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उसको डिवाइड कर दिया गया है, डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स होते हैं। तो स्पर्म्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो जैसे ही वैज्ञानिकों ने स्पर्म्स की स्टडी करी, शुक्राणु की स्टडी करी, तो इसको 4 हिस्सों में वैज्ञानिकों ने इसको बांट दिया है। तो जो स्पर्म है इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं हेड कहते हैं, कि यह स्पर्म का हेड है।
ये शुक्राणु का सिर है। दूसरा जो होता है वो नेक होता है कि ये शुक्राणु की कहें या स्पर्म की क्या है, गर्दन है। और जो तीसरा होता है सी, ये इसकी क्या होती है, बॉडी होती है, कहते हैं कि इस शुक्राणु का शरीर है। और जो डी होता है वो शुक्राणु की क्या होती है, स्पर्म की क्या होती है, टेल होती है, कि कहते हैं कि शुक्राणु की क्या है, पूंछ है। क्या है ये, पूंछ है। तो जो स्पर्म्स है या स्पर्म सेल है उसको वैज्ञानिकों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक तो हेड में, दूसरा नेक में, तीसरा बॉडी में और चौथा किस में, टेल में। हिंदी में बोले तो जो शुक्राणु है उसको 4 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है, सिर में, गर्दन में, शरीर में और पूंछ में। तो अब हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं कि स्पर्म्स का डायग्राम कैसा होता है। तो ये कुछ इस तरह के का स्पर्म्स का क्या होता है, डायग्राम होता है। ये कुछ इस तरह के का स्पर्म्स का डायग्राम होता है। तो यदि आप अंडर ए माइक्रोस्कोप देखोगे तो स्पर्म्स आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ये बहुत मैग्नीफाई करके कुछ बड़ी इमेजेस हैं, बट यदि आप देखेंगे तो आपको इतना बड़ा नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पर्म्स की इमेज ये रहा। तो ऐसे शुक्राणु होते हैं या ऐसे स्पर्म्स होते हैं यदि आप इनको अंडर ए माइक्रोस्कोप देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। अब ये रहा, ये रहा। अब मैं इसको बना रहा हूँ, ये बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म होते हैं। तो ये रहा। तो आपको ह्यूमन स्पर्म का क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो ये ह्यूमन स्पर्म का हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, तो इसको देखिएगा तो कैसा होता है। तो ये ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम होता है। अब ये जो होता है ये है यहाँ पर इस तरह से, ओके, ये रहा। तो ये जो होता है इसको बना रहे हैं, ये हम लोग जो अंदर बना रहे हैं इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये स्पर्म्स का न्यूक्लियस होता है, शुक्राणु का न्यूक्लियस होता है। तो ये रहा। तो इस तरह से ये रहा। तो ये जो बनाया है अंदर, ये क्या बनाया हम लोगों ने, न्यूक्लियस बनाया। ये जो इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और शॉर्ट में हम लोग इसको पीएम कहते हैं। पी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और यहाँ पर पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। यहाँ पर इसके हेड में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं एक्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्रोजोम कहते हैं। तो ये रहा। इस एक्रोजोम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। तो इस एक्रोजोम्स के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। अभी बताएंगे, थोड़ा रुकिए। अब यहाँ पर ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, ये जो सब होते हैं ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस होते हैं। क्या होते हैं, पावर हाउस होते हैं। सेल के पावर हाउस होते हैं। तो स्पर्म भी एक सेल है। तो ये पावर हाउस ऑफ किसके हैं, पावर हाउस हैं किसके, स्पर्म सेल के। तो पावर हाउस है स्पर्म सेल के। अब ये क्या होती है, ये इसकी टेल होती है, ये टेल। अब देखिएगा इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पूरा पोर्शन होता है स्पर्म का, ये कहलाता है पूरा हेड। क्या कहलाता है, हेड। तो ये शुक्राणु का सिर है, हेड है। और ये क्या कहलाता है, इसका नेक कहलाता है। तो ये शुक्राणु की क्या है, गर्दन है। ये पूरी क्या कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की ये शुक्राणु की क्या है, बॉडी है। क्या है साहब, बॉडी। और ये पीछे शुक्राणु की क्या है, टेल। तो अभी हमें इसमें बहुत सारी चीजें और लिखनी है, तो देखते हैं। अब देखो, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है। तो क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्या करते हैं, अभी और थोड़ा बताता हूं। तो न्यूक्लियस है ये, और न्यूक्लियस भी कैसा है, ये हैप्लॉइड है। ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है।
हैप्लॉइड न्यूक्लियस का मतलब है इस न्यूक्लियस के अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं। किसके 23 क्रोमोसोम्स हैं? मेल के 23 क्रोमोसोम्स हैं। अब आप कहेंगे कि ह्यूमन में तो 46 होते हैं, इसमें 23 हैं, तो 23 हैं इसमें, तो 23 तो शुक्राणु में होते हैं, स्पर्म में, और 23 किस में होते हैं? अंडे में होते हैं, ओव्यूम में होते हैं। तो 23 मिलकर के वही दोबारा से 46 हो जाएंगे जब एक नए बच्चे का डेवलपमेंट होगा या नया बच्चा बनेगा। अब देखिए, अब यहां पर हम कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं। अब इधर का मैं मिटा रहा हूं, देखिए एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे चलते हैं। जो स्पर्म्स हैं उनको हम लोग शुक्राणु कहते हैं। मेल का गैमेट होता है शुक्राणु, पुरुष का गैमेट है ये। स्पर्म क्या होते हैं? मेल के सीड हैं, पुरुष के बीज हैं ये, और इनसे ही बच्चा पैदा होता है। तो आदमी के बीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। स्पर्म एक सेल है जो हैप्लॉइड इन नेचर है। हैप्लॉइड इन नेचर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो नॉर्मल सेल की अपेक्षा आधे हैं। तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। स्पर्म का जो साइज होता है वो करीबन 60 माइक्रोन मीटर का होता है, और 60 माइक्रोन मीटर बहुत छोटा साइज होता है। इसको सीन करा जा सकता है सिर्फ अंडर माइक्रोस्कोप। बिना माइक्रोस्कोप के स्पर्म को बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता है। जो मेल होता है जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करता है या कहीं कोइटस करता है या फिर मैस्टरबेशन करता है, तो उस वक्त सीमन को वो इजैकुलेट करता है, मतलब लिक्विड को अपने पेनिस से निकालता है या छोड़ता है। तो वो जो निकलता है या वो जो इजैकुलेट करता है अपने पेनिस से, तो उसको हम लोग सीमन कहते हैं, ना कि हम लोग उसको स्पर्म कहते हैं। तो जो निकला है वो सीमन है। उस सीमन के अंदर 90% फ्लूइड होता है जिसको हम लोग सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, और इसके अंदर सिर्फ 10% क्या होती है? स्पर्म सेल्स होती है। जो स्पर्म है उसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग 4 हिस्सों में या 4 पार्ट्स में। एक हेड है, दूसरा नेक है, तीसरा बॉडी है, और चौथा क्या है? टेल है। चौथा क्या है? टेल है। अब ये जो बॉडी है, जो ये बॉडी है, अब देखते हैं ये स्पर्म बनाया है। तो ये स्पर्म का पूरा क्या है? यहाँ से यहाँ तक का हेड है, ये क्या है? इसकी बॉडी है, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है? टेल है। तो ये स्पर्म के हेड में 2 चीजें होती हैं। एक तो कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको एक्रोसोम कहते हैं, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इसका हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब इसके अंदर आधे क्रोमोसोम्स होते हैं। आधे क्रोमोसोम्स का मतलब इसमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है, तो स्पर्म भी एक सेल है, तो हम कह सकते हैं कि ये पावर हाउस ऑफ स्पर्म सेल है। ये टेल है, ये नेक है स्पर्म की। तो अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ 2 मिनट इधर से हल्का सा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, देखो बच्चों, अब आगे चलते हैं। अब आपको एक एक चीजों के काम बताते हैं। अब एक्रोसोम का क्या काम होता है? अब एक्रोसोम का देखते हैं कि एक्रोसोम का काम क्या होता है। तो एक्रोसोम क्या है? एक्रोसोम क्या होता है और क्या इसका क्या काम होता है? एक्रोसोम्स क्या है? एक्रोसोम क्या होता है? ये कैप लाइक क्या है? स्ट्रक्चर। ये एक टोपीनुमा स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द हेड ऑफ स्पर्म। क्या है मतलब? तो जो एक्रोसोम है ये टोपीनुमा, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो स्पर्म के कहां प्रेजेंट होता है? हेड में प्रेजेंट होता है। अब आगे चले तो एक्रोसोम क्या करता है? एक्रोसोम्स हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद ओव्यूम। क्या मतलब है भाई? कि जो एक्रोसोम है वो मदद करता है फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि जो एक्रोसोम है वो स्पर्म को मिलने में मदद करता है। किसके साथ? ओव्यूम के साथ। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि यदि एक्रोसोम ना हो तो स्पर्म
ओव्यूम के साथ मिल नहीं पाएगा या ओव्यूम के साथ फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। अब देखिए कभी कभी मेरे को कुछ बच्चे बोलते हैं कि जैसे ह्यूमन का स्पर्म है, इसका स्पर्म किसके अंदर डाल दो, गाय के अंदर डाल दो तो क्या पैदा होगा? तो साहब ऐसा कभी नहीं होता है। ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है, इस स्पर्म का जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम ऐसे एंजाइम रिलीज करेगा कि सिर्फ अपनी ही प्रजाति के ओव्यूम के साथ फर्टिलाइज हो सकेगा या अपनी ही प्रजाति के ओव्यूम के साथ मिल सकेगा। तो ऐसे तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती कि यदि ऐसा हो जाता। तो जैसे ह्यूमन फीमेल है, इसके अंदर किसी किसी के जानवरों के भी स्पर्म डाल देते और पता चल रहा है किसी के घोड़े पैदा हो रहे हैं, किसी के गधे पैदा हो रहे हैं, किसी के कुछ पैदा हो रहे हैं, किसी के कुछ पैदा हो रहे हैं। तो साहब ऐसा नहीं होता है। सिर्फ अपनी ही प्रजाति का स्पर्म अपनी ही प्रजाति के ओव्यूम के साथ मिल सकता है या अपनी ही प्रजाति के ओव्यूम के साथ फर्टिलाइज हो सकता है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जो एक्रोसोम है वो मदद करता है, किसमें मदद करता है? फर्टिलाइजेशन में। और किसके साथ? ओव्यूम के साथ। कहने का मतलब ये है हिंदी में कि जो एक्रोसोम है वो मदद करता है शुक्राणु की अंडे के साथ मिलने में। बिकॉज क्यों करता है? बिकॉज इट हैज मैनी एंजाइम्स। इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं? एंजाइम्स हैं। और उन एंजाइम्स की मदद से ही ये स्पर्म अंडे के साथ या ये स्पर्म ओव्यूम के साथ क्या हो सकता है? मिल सकता है या कहीं फर्टिलाइज हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। तो मैं एक दो एंजाइम्स बता देता हूँ। जैसे एक होता है इसमें जोनालाइसिन होता है। क्या होता है? जोनालाइसिन। एक होता है हाइलोयूरोनाइडेज एंजाइम्स होता है। और भी बहुत सारे एंजाइम्स इस एक्रोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है? किसका न्यूक्लियस देख रहे हैं हम लोग? स्पर्म्स का न्यूक्लियस देख रहे हैं। तो ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के संबंध में देखते हैं। तो न्यूक्लियस क्या होता है यहाँ पर? तो न्यूक्लियस जो है ये हैप्लॉइड इन नेचर है। फिर दोबारा समझिए, हैप्लॉइड इन नेचर है। हैप्लॉइड इन नेचर का मतलब ये होता है कि ये जो स्पर्म का न्यूक्लियस है इसके अंदर दैट इज हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो नॉर्मल कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो 46 का कितना होता है? हाफ, 23। तो कहने का मतलब ये है कि हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल का मतलब ये है कि नॉर्मल सेल की अपेक्षा इसके अंदर आधे क्रोमोसोम्स हैं और आधे कितने होते हैं? 23 होते हैं। इट का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस है। इट कंटेन क्रोमोसोमल मटीरियल होता है। तो इसके अंदर क्रोमोसोमल मटीरियल है। क्रोमोसोमल मटीरियल का सिंपल मतलब ये है कि इस न्यूक्लियस के अंदर मेल के 23 क्रोमोसोम्स हैं। अगली बात यह है कि इट कंटेन ऑल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ मेल पेरेंट। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ मेल पेरेंट है। तो यदि मेल का है तो मेल पेरेंट की होगी, फीमेल की थोड़ा ही होगी दूसरी। तो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर पुरुष की सारी जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, या कहीं कि इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो मेल पेरेंट है, जो फादर है या जो पुरुष है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन क्या हो रखी है? कोड हो रखी है। क्या हो रखी है? कोड हो रखी है। और यही सारी इंफॉर्मेशन उसके आने वाले बच्चे के अंदर पहुंच जाएगी। तो इसीलिए यदि माँ बाप गोरे होते हैं तो बच्चे भी कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। माँ बाप लंबे धड़ंगे सुंदर होते हैं तो बच्चे भी कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। यदि माँ बाप कल्लू टाइप के हैं, काले पीले हैं, तो बच्चे भी कैसे होते हैं? काले पीले होते हैं। कोई ठुगना बोना है तो बच्चे भी कैसे होते हैं? ठिगने बोने होते हैं। अब कहेंगे कि भैया हमारे पड़ोस में तो ठिगना है और बच्चे बहुत लंबे धड़ंगे हो रखे हैं, तो वो 1% होता है और विज्ञान उसको कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहते हैं? म्यूटेशन। तो वो बहुत रेयर होता है, वो 1% से भी कम होता है कि जो काले होते हैं उनके भी गोरे हो जाते हैं, या जो ठिगने बोने हैं उनके भी क्या होते हैं? लंबे धड़ंगे बच्चे पैदा हो जाते हैं। मगर जर्नली तो ऐसा ही होता है, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि उनकी ही गैमेट्स से ही या उनके बीज से ही वो बच्चा क्या होता है? तैयार होता है। तो जैसा बीज होगा वैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे।
तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इट कंटेन ऑल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ मेल पेरेंट होते हैं। तो पुरुष की जितनी भी इंफॉर्मेशन है या पुरुष के जितने भी कैरेक्टर है, वो जैसा पिता है वो सारी की सारी इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रखी है, कोड हो रखी है, या कहीं इस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रखी है, स्टोर हो रखी है, जो उसके आने वाले बच्चे में अब पहुंच जाएगी। कब पहुंचेगी, जब वो क्या होगा, फर्टिलाइज होगा। क्या होगा, जब वो फर्टिलाइज हो गया। तो मैंने बोला कि इट कंटेन ऑल हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ मेल पेरेंट होते हैं। अब देखिएगा, अब हम आते हैं बॉडी के ऊपर। तो किसके ऊपर आते हैं, बॉडी। तो साहब किसकी बॉडी ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर, स्पर्म्स की बॉडी ले रहे हैं। तो देखिए बॉडी में देखें तो इट कंटेन मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसे होते हैं, स्पाइरली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो भी कैसे अरेंज होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं बोलो, स्पाइरली होते हैं। अब करते क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता होगा 11th में आपने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द क्या होते हैं, सेल होते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल के क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। तो जितनी भी एनर्जी प्रोवाइड करनी है वो सभी कौन प्रोवाइड करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं, थोड़ा सा यहां पर लिख देंगे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्पाइरली अरेंज्ड है। अभी मैं यहां लिख रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में। अब देखिए क्या होता है, इट प्रोवाइड एनर्जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं, इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, या इट प्रोवाइड एनर्जी टू द, चलो ठीक है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म फॉर देयर मूवमेंट, ये एनसीईआरटी में कहें तो फॉर देयर स्विमिंग होती है। क्या मतलब है इसका, देखिए वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो स्पर्म है वो करीबन 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। और किसी भी चीज को या किसी भी लिविंग सेल को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब तक उसकी बॉडी में एनर्जी होगी या जब तक उसके शरीर में एनर्जी होगी तब तक वो जिंदा रहेगा, और जब तक एनर्जी खत्म हो जाएगी, जब भी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो मर जाएगा। तो ऐसे ही इन माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिर्फ 3 से 5 दिन की एनर्जी होती है। कोई स्पर्म 3 दिन जी जाते हैं, कोई 3.5 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो डिपेंड करता है कि इनके पास एनर्जी कितनी है। तो मैक्सिमम 5 दिन तक स्पर्म जिंदा रह सकता है। ज़्यादातर तो 3 दिन ही बताते, 72 घंटे बताते, बट कुछ रिकॉर्ड ऐसे भी हैं जिसमें 3 से 5 दिन तक भी स्पर्म जिंदा रह जाता है। तो इनका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म फॉर देयर मूवमेंट और स्विमिंग होते हैं। अब ये स्पर्म है, मेल है, मेल ने फीमेल के साथ क्या बनाया, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया। तो जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाया तो ये फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में चले गए, फीमेल के जनन अंगों में चला गया स्पर्म। अब ये स्पर्म जो है वो मूव करेगा, वो चलेगा, और मूव करता करता कहाँ तक पहुँचना है उसको, ओव्यूम के साथ या ओव्यूम के पास तक पहुँचना है, अंडे के पास तक पहुँचना है। तो उसे मूव करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है। और इन माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिर्फ 3 से 5 दिन तक की ही एनर्जी होती है, इससे ज़्यादा इनके पास कोई एनर्जी नहीं होती है। ठीक है जी, ओके। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मोटेलिटी ऑफ स्पर्म होते हैं, कि स्पर्म्स के मूव करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग आ रहे हैं स्पर्म की किसके ऊपर, टेल के ऊपर। तो अब हम लोग स्पर्म की पढ़ेंगे टेल। टेल मतलब क्या होता है, पूंछ होता है। तो साहब पहले आपके भी पूंछ थी, अब आपके तो पूंछ नहीं है मगर स्पर्म के पूंछ जरूर है। तो क्या करती है ये पूंछ, देखते हैं इसकी। देखिए
तो स्पर्म की जो पूंछ है या स्पर्म की जो टेल है उसका क्या काम होता है वो हम लोग देख रहे हैं। तो देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्पर्म टेल होते हैं। अब देखिए तो यहाँ पर हम लोग जो ले रहे हैं हम टेल ले रहे हैं, टेल ले रहे हैं। तो टेल का क्या काम होता है? तो इट प्रोवाइड मोटेलिटी टू द स्पर्म होता है। तो ये स्पर्म को मोटेलिटी प्रोवाइड करती है। दैट इज, इसका मतलब क्या है? मोटेलिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज टू मूव। तो स्पर्म को जो मूव करना है, तो वो स्पर्म किसकी मदद से करता है? अपनी पूंछ की मदद से करता है। और जिन स्पर्म्स के पूंछ नहीं होती है वो स्पर्म मूव नहीं कर पाते हैं, वो स्पर्म लंगड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लंगड़े हो जाते हैं। और जिन स्पर्म के पूंछ नहीं होती हैं, जिन शुक्राणुओं के पूंछ नहीं होती हैं, तो ऐसे स्पर्म, ऐसे शुक्राणु बच्चा पैदा नहीं कर सकते और वो बच्चा पैदा करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, या कहीं वो शुक्राणु बच्चा पैदा करने के लिए योग्य नहीं होते। अब देखिए आपको कुछ बातें बताता हूँ नोट में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी लोगों के लिए और सभी बच्चों के लिए। तो हम लोग थोड़ा नोट देख लेते हैं। तो नोट क्या क्या है? तो नोट में हम लोग देख रहे हैं जो लाइफ टाइम होती है, जो लाइफ टाइम होता है, ये लाइफ स्पान होता है स्पर्म का, वो 3 से लगा के 5 दिन तक का होता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी के स्पर्म 3 दिन तक जिंदा रहते हैं और किसी के स्पर्म 4 दिन, किसी के 4.5 दिन, और मैक्सिमम जो जी सकते हैं स्पर्म वो 5 दिन तक जी सकते हैं। तो लाइफ जो टाइम होता है स्पर्म का वो 5 दिन होता है। फिर दूसरी बात क्या है कि जो लाइफ टाइम है स्पर्म का वो कितने दिन होता है? बोलो बच्चों, 5 दिन होता है। तो किसी के स्पर्म 3 दिन तक, किसी के 4 दिन तक, और किसी के कितने दिन तक जी सकते हैं? 5 दिन तक जी सकते हैं। अब दूसरी बात क्या है कि 64 डेज आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा पॉइंट ये है कि एक स्पर्म को जो पूरा बनने में 64 डेज लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्पर्म जो बन के तैयार होता है वो 64 दिन में बनता है। जैसे आदमी का जो बच्चा है या कहीं जो ह्यूमन बेबी है वो फीमेल के यूटेरस में 9 महीने में बन के तैयार होता है। तो ऐसे ही जो स्पर्म है, स्पर्म भी 64 दिन में बनता है। 64 दिन का मतलब है कहें तो 2 महीने 4 दिन में एक स्पर्म पूरा होता है। अब 1 सेकंड में, वैज्ञानिक कहते हैं कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में आदमी के अंदर 1500 या कहें 1500 स्पर्म्स क्या हो जाते हैं? बन जाते हैं, मतलब रेडी हो जाते हैं या कहें बन जाते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। अब आप कहेंगे मेरे को कि भैया एक को बनने में 64 दिन लग रहे हैं, तो 1 सेकंड में इतने स्पर्म कैसे बन गए? अब देखो भाई, जो टेस्टिस में स्पर्म 1-2 नहीं बन रहा है, टेस्टिस के अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ क्या बन रहे हैं? स्पर्म्स बन रहे हैं। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ स्पर्म्स बन रहे हैं टेस्टिस के अंदर। और जैसे आज कोई बनना शुरू हुआ है वो 64 दिन बाद पूरा बन जाएगा। कोई आज से 64 दिन पहले बनना शुरू हुआ था वो आज बन के तैयार हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि टेस्टिस के अंदर बहुत अनकाउंटेबल नंबर ऑफ स्पर्म बन रहे हैं। एक स्पर्म को बनने में पूरा 64 दिन लग रहे हैं, मगर ये इतने स्पर्म बन रहे हैं, कोई आज बन रहा है, कोई 64 दिन पहले बन रहा था, कोई 32 दिन पहले बन रहा था, कोई 20 दिन पहले बन रहा था। तो 64 दिन में अपने अपने पूरे हो जाते हैं और ठीक है, फिर टेस्टिस से रिलीज होकर के ये
वासा इफरेंशिया में पहुंच जाते हैं, फिर वास डिफेंस में, और फाइनली पेनिस से क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो एक स्पर्म को बनने में 64 दिन लगते हैं, और हर सेकंड में जो बन के तैयार हो जाते हैं, हर सेकंड में जो बन के तैयार हो जाते हैं वो 1500 स्पर्म बन के तैयार हो जाते हैं। मतलब 1500 स्पर्म हर सेकंड में बन के तैयार हो गए हैं, ठीक है, ह्यूमन टेस्टिस के अंदर होते हैं। यदि हम पर डे में देखें तो पर डे में देखें, हर रोज में देखें तो पर डे के अंदर, पर डे हर रोज कितने बन जाते हैं स्पर्म? तो हर रोज बन जाते हैं लगभग 10 से 20 मिलियन क्या स्पर्म्स, 10 से 20 मिलियन स्पर्म्स पर डे। 10 से 20 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं या पैदा हो जाते हैं हर दिन। तो 1 मिलियन 10 लाख का है, तो 10 लाख की मल्टीप्लाई करके देखना 20 से, तो कितने स्पर्म होंगे, गिने भी नहीं जाएंगे इतने स्पर्म है। तो हर रोज कितने स्पर्म बन के तैयार हो जाते हैं, तो मतलब इतने स्पर्म हर रोज की आपके शरीर में क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। अब आपको ये नहीं करना है कि भाई इतने स्पर्म रोज की बन रहे हैं तो दूसरा 59 निकालिएगा, है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अभी बताएंगे ऐसा क्यों नहीं करना है आप लोगों को। अब कुछ बातें और लिखें तो नोट में ही, अब नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, आदमी में कितने स्पर्म निकलने चाहिए हर रोज की। तो अब हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, नॉर्मल स्पर्म काउंट देख रहे हैं। अब नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल जो स्पर्म काउंट होना चाहिए वो 15 मिलियन स्पर्म टू मोर देन 200 मिलियन स्पर्म पर लीटर होनी चाहिए। तो 15 मिलियन स्पर्म कितना होना चाहिए नॉर्मल स्पर्म काउंट, 15 मिलियन। तो 15 मिलियन स्पर्म, तो 15 मिलियन स्पर्म टू मोर देन 15 मिलियन स्पर्म टू मोर देन 200 मिलियन, मोर देन 200 मिलियन स्पर्म, मोर देन 200 मिलियन स्पर्म, मोर देन 200 मिलियन स्पर्म इन पर मिलीलीटर, इन पर मिलीलीटर ऑफ सीमन होना चाहिए। क्या मतलब है इसका, मतलब क्या है, सीमन में कितना होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि 1 मिलीलीटर सीमन ले लो, तो 1 मिलीलीटर सीमन के अंदर 15 मिलियन से लगा करके 200 मिलियन से ज़्यादा होने चाहिए, इतने होने चाहिए, तो तभी उसका नॉर्मल काउंट है। यदि इससे नॉर्मल काउंट से कम आ रहा है तो फिर बच्चा पैदा करने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो साइंटिस्ट कह देंगे या डॉक्टर कह देंगे कि लो स्पर्म काउंट है, भाई उतने स्पर्म नहीं बन रहे हैं जितने बनने चाहिए बच्चा पैदा करने के लिए, तो लो स्पर्म काउंट हो जाता है। तो फिर दवाई दुई दे करके उसके स्पर्म काउंट बढ़ाए जाते हैं। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, 15 मिलियन स्पर्म टू मोर देन 200 मिलियन स्पर्म इन पर मिलीलीटर ऑफ सीमन में होता है। अब लो स्पर्म काउंट कितना होता है, लो स्पर्म काउंट कितना होता है, अब लो स्पर्म काउंट देखते हैं। तो लो स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए, 15 मिलियन स्पर्म से कम होना चाहिए। तो यदि किसी के अंदर 1 मिलीलीटर में, 1 ml में 15 मिलियन से कम स्पर्म है तो उसका लो स्पर्म काउंट है। और ऐसा लो स्पर्म काउंट वाला आदमी जो है बच्चा पैदा करने में उसे बड़ी दिक्कत रहती है। तो ये नॉर्मल था। अब लो स्पर्म काउंट कितना होता है, तो लो स्पर्म काउंट कितना ले रहता है, तो लो स्पर्म काउंट कितना रहता है, लेस देन 15 मिलियन क्या स्पर्म इन पर मिलीलीटर, इन पर मिलीलीटर ऑफ सीमन। यदि 1 मिलीलीटर या 1 ml में 15 मिलियन से कम स्पर्म है तो वो लो स्पर्म काउंट है, और लो स्पर्म काउंट है तो बच्चा पैदा करने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो डॉक्टर कहेंगे कि इसलिए बच्चा पैदा नहीं हो रहा है कि आपका लो स्पर्म काउंट है, आपको अपना स्पर्म काउंट बढ़ाना पड़ेगा। या हम ऐसा भी कह सकते हैं और लेस
और लेस देन 39 मिलियन स्पर्म पर इजैक्यूलेशन। तो यदि एक बार वो मैस्टरबेशन कर रहा है, लेस देन 39 मिलियन स्पर्म्स पर इजैक्यूलेशन है, यदि वो मैस्टरबेशन कर रहा है, सेक्सुअल कांटेक्ट बना रहा है और उसके स्पर्म निकल रहे हैं, लेस देन कितने 39 मिलियन निकल रहे हैं। अब आप कहेंगे 15, अबे भैया मैं 1 ml की बात कर रहा हूँ, यहाँ वो जो टोटल निकल रहा है, ठीक है, तो 1 ml थोड़ा ही निकलता है, कम से कम 2 या 3 4 ml तक भी निकल जाता है। तो जो निकला है स्पर्म, यदि उसके अंदर शुक्राणु 39 मिलियन से कम है टोटल इजैक्यूलेशन में, टोटल जितना सीमन निकल रहा है उसमें, तो तब भी लो स्पर्म काउंट है, तो तब भी बच्चा पैदा करने में उसको क्या आएगी, दिक्कत आएगी, तो उसको ना स्पर्म काउंट बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सीमन रिलीज कितना निकल जाता है, सीमन रिलीज ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन। तो ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन कितना सीमन निकल जाता है, तो ये लगभग रहता है 2 से 3 ml रहता है, 2 से 3 ml है। अब कुछ तो सुसरे ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबे धड़ंगे तकड़े होते हैं, सांड टाइप के, और जिनका खाना बहुत बढ़िया होता है, वो 4-4, 5-5 ml तक भी स्पर्म निकाल देते हैं, 4-4, 5-5 ml भी निकल जाता है उनका। तो जो सीमन रिलीज होता है ड्यूरिंग इजैक्यूलेशन, वो 2 से 3 ml रहता है, नॉर्मल एवरेज यही है 2 से 3, किसी का 2 निकल गया, 2.5 निकल गया, 3, 3.5, 4, 5 तक भी निकल जाता है, ऐसी बात नहीं। तो पर इजैक्यूलेशन जो है वो निकल जाता है 2 से 3 ml स्पर्म निकल जाता है, तो 2 से 3 ml स्पर्म निकल जाता है, या कहे 2 से 3 ml क्या निकल जाता है, सीमन निकल जाता है। तो इस तरह से अब आप कैसे बढ़ाएंगे अपने स्पर्म काउंट, यदि कोई दिक्कत हो गई तो आप अपना अच्छा खान पान बढ़ाइएगा, योग वगैरह मेडिटेशन करिएगा, तो आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। दूध पिए दबा के तो स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा, और दूध से बढ़िया कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग अपना स्पर्म काउंट भी बढ़ा सकते हैं यदि हम एक हेल्दी क्या लें, डाइट लें, एक हेल्दी डाइट लें। तो चलिएगा, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो ह्यूमन शुक्राणु से रिलेटेड थी, ये ह्यूमन स्पर्म से रिलेटेड थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है भाई।